हेलो, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल शिक्षा मित्र पर। और आपके लिए ये नई वीडियो हम लेकर आ गए हैं। इससे पहले जो वीडियो हमने की थी उसमें हमने मेंस्ट्रुएशन को डिस्कस किया था, और ये वीडियो आपके लिए जो है वो ज्योमेट्री के कुछ क्वेश्चंस कवर करेगी। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है वो क्या कह रहा है। पहले कुछ सिंपल क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे, थोड़ा बेसिक की तरफ भी जाएंगे, बट ज़्यादा टाइम इस पर खर्च ना करें, यही कोशिश करेंगे। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री। तो इनमें से कौन से त्रिभुज में कोई भी सममिति रेखा नहीं है। अभी पहले तो लाइन ऑफ सिमेट्री होती क्या है। लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब है कि अगर मेरे पास कोई भी एक फिगर है और अगर उस फिगर में मैं कोई ऐसी लाइन ड्रॉ कर सकूं जो कि उसको इक्वल हाफ में, आइडेंटिकल हाफ में, दोनों जो उसके टुकड़े होंगे वो बिल्कुल एक जैसे हो जाए, अगर तोड़ सकती है तो वो लाइन ऑफ सिमेट्री कहलाती है। तो अगर हम इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करते हैं तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर होता क्या है कि हमारे पास जो त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, उसमें क्या होगा कि अगर मैं लाइन ऑफ सिमेट्री की बात कर दूं तो हम अगर इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर दें तो ये दोनों ही पार्ट जो होते हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल एक जैसे हो जाते हैं। तो हमारा पहला वाला जो है वो क्या, इसने पूछा कोई लाइन ऑफ सिमेट्री ना हो, तो इसकी तो होती है, ठीक है। दूसरा हमारा है आइसोसेलेस ट्राइंगल यानी कि समद्विबाहु। अब इसमें क्या होगा, इसमें भी इसी तरह से, क्योंकि और ये साइड बराबर होती है, अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ तो ये दोनों पार्ट फिर एकदम एक जैसे बन जाते हैं। और तीसरा है स्केलिन। स्केलिन यानी विषम बाहु, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग दूरी की होती हैं, अलग अलग लेंथ की होती हैं। तो इसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री को बनाना जो है वो इम्पॉसिबल है। इसीलिए थर्ड वाला पार्ट है सी, ये हमारा आंसर होगा, क्योंकि डी तो हो ही नहीं सकता। तो सी जो है वो हमारा यहाँ पर आंसर है। सिंपल क्वेश्चन था, सीधे आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो जो कॉन्सेप्ट यूज करने वाला है वो है सप्लीमेंट्री एंगल का, यानी कि संपूरक कोण। तो अभी हमको ये बात सबसे पहले ही मालूम होनी चाहिए कि जो सप्लीमेंट्री एंगल होता है, ध्यान रखेंगे इस बात का, जो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऐसे दो एंगल्स जिनका जो सम आएगा, जिनको जोड़ने पर हमेशा 180 डिग्री आता है। अगर दो एंगल्स है जिनको जोड़ के हमेशा 180 डिग्री आता है उन्हें हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। और इसने ये बोला कि दो एंगल है उनका जो सम है वो कितना होना चाहिए, यानी कि 2a प्लस बी और 3a माइनस बी का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो बी और बी कैंसिल होकर हमें क्या मिल जाएगा कि जो 5a है वो 180 डिग्री है। इसका मतलब a की वैल्यू कितनी हो गई, 36 डिग्री। अगर a 36 डिग्री है तो हमें फाइंड आउट करना है कि भाई 3a की वैल्यू क्या होगी। तो हम इसको सीधा 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मेरा आंसर हो जाएगा 108 डिग्री। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है, अ ट्राइंगल इज टू बी कंस्ट्रक्टेड विथ साइड्स 2p-1, 2p+2 एंड 13। एक ट्राइंगल बनाना है जिसकी साइड्स कुछ इस तरह के लंबाई की होनी चाहिए। 2p-1 की एक साइड होगी, 2p+2 की दूसरी साइड होगी, और थर्ड साइड जो है वो 13 सेंटीमीटर की होगी। तो उसका सवाल बड़ा डिफरेंट है और ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे कि अगर मुझे ये ट्राइंगल बनाना है, फॉर द कंस्ट्रक्टिंग ऑफ द ट्राइंगल पी मस्ट ऑलवेज बी, तो फिर इस ट्राइंगल को बनाने के लिए पी का मान क्या होना चाहिए। ठीक है, पी का मान क्या होना चाहिए। अब इसके अंदर आप एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे कि मान लिया जाए मेरे पास एक ट्राइंगल है और मैंने इसका नाम जो है वो एबीसी रख दिया, तो इसके लिए एक खास प्रॉपर्टी बहुत जरूरी है। इस ट्राइंगल के बनने के लिए एक खास प्रॉपर्टी बहुत जरूरी है, और वो ये है कि इन तीनों में से ए बी, बी सी और सी ए में से कोई भी दो साइड्स का जो जोड़ आएगा, दो साइड्स का जो सम आएगा, वो हमेशा थर्ड से बड़ा होना चाहिए। अब वो दो साइड्स कोई सी भी हो सकती हैं इन तीनों में से, लेकिन ये कंडीशन बहुत जरूरी है। ठीक है, लेकिन ये कंडीशन बहुत जरूरी है, किसी भी दो साइड्स का जो सम आएगा वो थर्ड साइड से ज्यादा आना चाहिए। ठीक है, अब यहां पर अगर देखा जाए तो मैं ये सोच सकता हूं कि भाई अगर मैं समझूं कि अगर ये 2p-1 है और ये 2p+2 है और ये 13 है, तो मैं कहता हूं कि भाई जो 2p-1 यानी कि
ए बी और जो 2p+2 यानी कि AC का जो सम आएगा वो ग्रेटर है 13 से इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब ये भी होता है कि मेरे पास कुछ इस तरह की एक कंडीशन बच जाएगी, यानी कि 4p+1 इज ग्रेटर देन 13। तो 4p इज ग्रेटर देन व्हाट, 12। तो p की जो वैल्यू आ रही है वो 3 आ रही है, 3 से ग्रेटर आ रही है। यानी कि अगर ट्रायंगल को बनना है, अगर ट्रायंगल बन सकता है तो p की वैल्यू 3 से ज्यादा ही होनी चाहिए, अदरवाइज ट्रायंगल नहीं बन पाएगा। तो बेटा मेरा आंसर क्या हुआ, ए। तो ध्यान रखने वाली बात यह है, किसी भी ट्रायंगल में दो साइड्स का सम, इसको आप ऐसे भी सोच सकते हो कि ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन सी ए। ये मैंने एक चीज लिखी थी। ऐसा भी हो सकता है कि ए बी प्लस ए सी ए ग्रेटर हो बी सी से, ये भी पॉसिबल है। और ये भी पॉसिबल है कि इधर मेरे पास सिर्फ ए बी ही लिखा रहे और बाकी दोनों साइड यानी कि ए सी और बी सी यहां आ जाए। बट इनमें से कोई ना कोई एक कंडीशन पॉसिबल जरूर होगी, अदरवाइज जो है ये नहीं पॉसिबल है। ठीक है, और इसके लिए चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन मुझे कहता है कि एक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी चारों जो एंगल्स हैं उनका रेशियो हमें पता है, ये है उन चारों एंगल्स का रेशियो। तो ये हमसे पूछता है कि उसका जो ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट एंगल है उनमें क्या डिफरेंस होगा, जो उसका सबसे बड़ा और सबसे छोटा जो एंगल होगा, कोण होगा, उनके बीच में क्या अंतर होगा। तो भाई अगर चार एंगल्स का रेशियो दे रखा है तो मैं कह सकता हूँ कि भाई रेशियो जो है वो है 4:5:3:6। तो अगर ये एंगल्स हैं तो मैं कहूँ कि भाई इनको ऐड करके एक 360 आना चाहिए, क्योंकि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में सारे एंगल्स का सम कितना होता है, 360 होता है। तो इस तरह से अगर मैं क्वेश्चन को देख रहा हूं तो भाई ये हुआ कि ये 18x जो है वो 360 के इक्वल है, या फिर x की वैल्यू है 20, या फिर x की वैल्यू है 20। अब x तो मैंने 20 निकाल दिया, अभी मुझसे ग्रेटेस्ट एंगल बोल रहे हैं, तो ग्रेटेस्ट एंगल कौन सा होगा भाई, ग्रेटेस्ट एंगल 6 वाला होगा। तो मैं 6x को देखूंगा, और जो स्मॉलेस्ट एंगल है वो 3 वाला होगा, तो मैं 3x को देखूंगा। लेकिन इसने कहा कि मुझे डिफरेंस चाहिए, तो इनका डिफरेंस कितना हो गया, इनका डिफरेंस हो गया 3x। तो डिफरेंस यानी कि 3 इंटू में 20, तो आंसर कितना जाएगा 60। ठीक है, तो हमने पहले माइनस कर लिया और बाद में x की वैल्यू पुट करी। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते थे कि पहले एक 6x की वैल्यू निकाल लेते, फिर 3x की वैल्यू निकाल लेते और फिर उनको माइनस कर देते, बट आंसर तब भी आपको यही मिलता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास कि एक क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी। देखिए ये क्वेश्चन जो है ये पुराने पेपर्स आपके हैं वहां से भी लिए गए हैं, करीब शायद ये 2022 का पेपर है उसमें से लिए गए हैं, 2023 का तो आपको भी मिलने वाला है। तो और 2021 में से भी कुछ क्वेश्चन यहाँ पर डाले गए हैं, कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी इसमें पुटअप करे गए हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन अब ये है कि इसका लेवल जो है वो आपका सीटेट के अकॉर्डिंग ही है, हम बहुत हाई लेवल नहीं जा सकते क्योंकि वो जरूरी ही नहीं है। अब मैं फालतू में ही अपने वीडियो को अच्छा बनाने के लिए, आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, परेशान करने के लिए मुश्किल क्वेश्चन डाल दूं और आपको वो भी जाके कहीं ढूंढ के करने पड़े, उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो जो सिलेबस है उसी पे स्टिक करेंगे, उसी पे ही प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल है, और क्वाड्रिलेटरल में आपसे कहा गया कि जो एसी है वो बीडी के परपेंडिकुलर है। तो एक काम करते हैं, पहले जरा ये बना लेते हैं। तो अगर मान लिया जाए कि ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है, इसका नाम रख लेते हैं ए बी सी और डी। अब इसमें जो एसी है वो बीडी के परपेंडिकुलर है, तो भाई हमने यहाँ पर ये एसी बनाया और ये बीडी बनाया और ये आपस में परपेंडिकुलर है, और जो ए बी है वो ए डी के इक्वल है और जो सी बी है वो डी सी के इक्वल है। ठीक है, यहाँ परपेंडिकुलर दिया हुआ है आपको। तो फिर अब ये कहता है कि ए बी सी डी क्या हो सकता है। तो भाई देखो क्या है कि अगर हम रेक्टेंगल की बात करते हैं, रेक्टेंगल में जो आमने सामने की साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, तो ये रेक्टेंगल नहीं है। पैरेललोग्राम भी बिल्कुल यही फॉलो करता है, उसमें आमने सामने की साइड इक्वल होती है, तो ये पैरेललोग्राम भी नहीं है। और रोम्बस की सारी ही साइड्स इक्वल होती हैं,
तो बचा कौन, काइट। ध्यान रखेंगे काइट हमेशा इस तरह से ही होती है कि आपकी ये दो जुड़ी हुई साइड्स बराबर होती हैं, फिर ये नीचे की दो साइड्स बराबर होती हैं, इसको आप ऐसे याद रखो, ठीक है। अब जो इनके डायगोनल्स आएंगे वो एक दूसरे को 90 पर कट करते हैं, तो ये हमारी काइट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ पैरेललोग्राम ABCD एंगल D is 76, बाइसेक्टर ऑफ एंगल C एंड एंगल D meet at a point O, what is the measure of एंगल COD। तो भाई पहले एक पैरेललोग्राम बना लो, ठीक है। जब एग्जाम में ये काम करते हैं तो आप ये काम बहुत जल्दी करते हैं, अभी एग्जाम नहीं है तो इसको पहले आराम से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो भाई ये हमारा ABCD और एंगल D हमसे कहा हुआ है 76 डिग्री है, सही है। अब जो बाइसेक्टर ऑफ एंगल C और एंगल D है, इसको जरा डिफरेंट कलर से देखते हैं करके। तो जो बाइसेक्टर ऑफ एंगल C और एंगल D है, तो हमने ये बाइसेक्टर बनाया और हमने ये बाइसेक्टर, ये मीट करते हैं एट पॉइंट O। अब ध्यान रहे कि अगर ये बाइसेक्टर है, क्या अगर ये बाइसेक्टर है तो हमारे पास जो ये एंगल हो जाएगा, तो हमारे पास जो ये एंगल हो जाएगा ये हो जाएगा 38 का। अब लेकिन मुझे फाइंड आउट करना है एंगल COD। तो क्या करा जाए, देखो आपको ये याद होना चाहिए कि किसी भी पैरेललोग्राम के अंदर जो एडजेसेंट एंगल होते हैं, जो आप ये वाले एंगल्स हैं, इनका सम हमेशा 180 होता है। तो अगर ये 76 है तो ये 104 हो गया, तो मुझे ये वाला जो एंगल है ये 104 मिल जाता है। और अगर मुझे इसका बाइसेक्टर देखना है, अगर मुझे इसका बाइसेक्टर देखना है तो ये 52 हो जाता है। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो इस ट्राइंगल के अंदर जो अब ब्लू आपको दिखाई पड़ रहा है DOC, मैं इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी को यूज कर सकता हूं। तो 38 प्लस 52 और प्लस जो एंगल मुझे फाइंड आउट करना है एंगल DOC, इनको जोड़ के 180 आना चाहिए। तो यहां से मेरा जो आंसर होगा वो क्या बन जाएगा, 180 माइनस 90। तो मेरा आंसर है 90 डिग्री यहाँ पर, यानी कि एक 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब इस ट्रायंगल में क्या है, एक ABC ट्रायंगल है, D मिड पॉइंट है और D को इस तरह से बनाया गया कि AD इक्वल टू BD। चलो भाई देखो, अब ये हमारा ट्रायंगल हुआ, ठीक है, ABD, और ये हमने पॉइंट ले लिया, ये हमारा वाला D पॉइंट है। इसने कहा मिड पॉइंट, तो आप इसको ऐसे करके मार्क कर लीजिए, ठीक है। लेकिन इसने कहा कि ये BC पे है और मिड पॉइंट है, तो BD इक्वल DC हो गया। लेकिन अब ये एक और चीज कह रहा है कि AD इक्वल टू भी BD है, तो ये तीनों ही साइड इक्वल हो गई। इसके बाद में एक और चीज दी है कि एंगल ADB 102 डिग्री है। तो बताओ कि एंगल BAC कितना है, ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। एंगल BAC कितना है, अब इसको जल्दी से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या आंसर आता है हमारे पास में। अब देखो सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये आ रही है कि अगर ये एंगल जो है वो 102 डिग्री है और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होना चाहिए। तो भी अगर ये 102 है तो हमारे पास जो बाकी दोनों एंगल है वो कितने बन जाएंगे, 38 और 78, नहीं नहीं नहीं, कुछ कर कुछ 38 नहीं होगा, ये हमारे पास हो जाएगा 78 का हाफ, ठीक है। तो फिर ये आ जाएगा 39 और 39। अच्छा, तो मुझे देखो जो फाइंड आउट करना है एंगल BAC, उसका आधा पार्ट मिल चुका है 39। अब इधर आ जाओ, जो यहाँ पर ये एंगल बन रहा है 102 का है, तो इस तरफ ये एंगल 78 का होगा। तो अब फिर से यहाँ पे भी बात है कि अगर ये साइड इसके इक्वल है तो ये वाला एंगल भी इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो ये 78 यहाँ लिखा है, तो ये दोनों एंगल जो हैं वो हमारे हो जाएंगे 51 के। ये 51 हो गया और ये 51 हो गया। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर भाई देखो इस तरह समझो कि मेरे पास अगर ये ट्राइंगल है, यहाँ पे मैंने D लिख दिया, यहाँ पे A लिख दिया, यहाँ पे C लिख दिया, जिनको समझ में नहीं आया वो इस चीज को देख लें, अदरवाइज हमारा आंसर जो है वो आ चुका है, ठीक है ना। तो अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर 78 लिखा हुआ है और ये साइड इसके इक्वल है, तो ये एंगल भी इक्वल हो जाएंगे साइड्स,
अगर हमारे पास इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। अब अगर मैं इसको एक्स ही सपोज कर लूँ, तो 2x प्लस 78 जो होगा वो 180 के इक्वल होगा। तो इसका मतलब 2x जो होगा वो 102 के इक्वल होगा, तो x की वैल्यू 51 आ जाएगी। तो ये पूरा एंगल अब कितने बन जाता है, पूरा एंगल बन जाता है 39 प्लस 51 का, यानी कि इसका भी आंसर फिर से 90 ही आ गया। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेट x be the angle which is 34 डिग्री लेस देन इट्स सप्लीमेंट। अच्छा, इस बात का ध्यान रखें, सप्लीमेंट, ठीक है। क्या है कि x एक ऐसा कोण है जो कि अपने सप्लीमेंट से 34 डिग्री कम है। ठीक है। अच्छा, पहली बात तो यह है कि सप्लीमेंट क्या होता है, तो ध्यान रखें जब सप्लीमेंट या सप्लीमेंट्री एंगल की बात होगी आप 180 डिग्री याद रखेंगे, और जब कॉम्प्लीमेंट या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात होगी तो आप 90। ठीक है। अच्छा, अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है कि लेट एक्स बी द एंगल, एक्स एक ऐसा एंगल है जो कि अपने सप्लीमेंट, तो सप्लीमेंट क्या होगा, अगर दो एंगल का सम 180 है तो उसमें से अगर मैं एक को x मान लेता हूं तो दूसरा 180 माइनस x हो जाएगा। तो x का सप्लीमेंट ये है, ध्यान रहेगा x का सप्लीमेंट ये है। तो जो x है वो 180 से कितना कम है, 34 डिग्री कम है। इसका मतलब अगर 180 माइनस एक्स में से x को माइनस कर दें तो 34 आना चाहिए। तो यहां से अगर देखा जाए तो कुछ ऐसा हो जाएगा कि नेगेटिव 2x जो है वो 34 माइनस 180 बन जाएगा। तो नेगेटिव 2x जो है वो मेरे पास में नेगेटिव 146 आ जाएगा। आप नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल करके x की वैल्यू 73 निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तो हुई पहली बात। अब आते हैं y पर। y क्या है, y बी द एंगल इन विच इज 38 डिग्री मोर देन इस कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट की बात हो रही है तो अगर y है तो उसका कॉम्प्लीमेंट 90 माइनस वाई होगा। ध्यान रखेंगे इस बात का, अगर y है तो उसका कॉम्प्लीमेंट 90 माइनस वाई होगा। तो अब ये कह रहा है कि जो y है वो अपने कॉम्प्लीमेंट से 38 ज्यादा है, यानी कि अगर इसमें से इसका कॉम्प्लीमेंट माइनस किया जाए, सब्ट्रैक्ट किया जाए तो 38 डिग्री आना चाहिए। तो भाई क्या बन जाता है, y माइनस 90 प्लस वाई इक्वल टू 38। तो फिर ये 2y माइनस 90 इक्वल टू 38 और 2y इज इक्वल्स टू 128। तो y की वैल्यू जो आती है वो आती है 64। ये हमसे चाहता है कि हम 2x माइनस वाई की वैल्यू निकालें। तो 2 मल्टीप्लाई 73 माइनस 64, तो यह जाएगा 146 माइनस 64। तो जो इसका आंसर है वो हमारा बन जाता है 82। ठीक है, तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि जैसे पिछला क्वेश्चन था वहां पे हमने सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात कर ली, ऐसे ही अब देखो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है। क्वेश्चन में क्या कहता है कि इन अ ट्राइंगल एंगल ए इज 2x माइनस 5b 5x माइनस 5c 3x प्लस 30। तो देखो एक चीज तो बात यह जाती है कि जैसे ही आपको ट्राइंगल की बात आती है, तीनों एंगल्स के दे रखे होते हैं, दिमाग में सबसे पहले तो यही आता है कि ट्राइंगल में तीनों एंगल्स तो 180 होते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो साइड BC जो है इस ट्राइंगल की, देखो क्या है, ये अपना एक ट्राइंगल और हमने इस ट्राइंगल ABC में जो साइड BC है उसे प्रोड्यूस किया है। अब एक बात ध्यान रखेंगे, अगर BC इन्होंने प्रोड्यूस कही है, ठीक है, और कहने का सेंस क्या है, BC यानी कि B2C, यानी कि ये इस तरफ ही प्रोड्यूस होगा, आप इसको इस तरफ प्रोड्यूस मत। ठीक है, और इसको D तक प्रोड्यूस कर दिया गया। अच्छा, होता क्या है, D को प्रोड्यूस करने के बाद में यहाँ पर एक CE बाइसेक्टर बनाई जाती है अपने इस ACD एंगल की। ठीक है, तो ये CE क्या है, ये एक बाइसेक्टर है। जैसे बाइसेक्टर आता है तो हम कहते हैं कि भाई ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल। इतनी इंफॉर्मेशन मेरे पास है। अब मुझे चाहिए कि एंगल ECD कितना है। एंगल ECD मतलब कि मुझे ये एंगल फाइंड आउट करना है, इसको मैं अलग से मार्क कर देता हूँ। तो ऐसा करने के लिए बेटा सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, मुझे ये जो
ABC एंगल दे रखे हैं x की फॉर्म में, पहले मुझे ये इस x की वैल्यू चाहिए। तो क्या कर दें भाई, सिंपल सी बात है, आप यहाँ पर तीनों ही एंगल यानी कि 2x माइनस 5, 5x माइनस 5 और 3x प्लस 30, सॉरी 3x प्लस 50, इनको ऐड करके इक्वल्स टू 180 कर दो। तो 180 करने से क्या होगा, 180 क्यों कर रहे हो कि तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता ही है। तो यहाँ से क्या आता है बेटा हमारे पास, यहाँ से आ जाता है कि 10x माइनस प्लस 40 इज इक्वल्स टू 180। और अगर कहा जाए तो जो 10x है वो 140 के इक्वल है, या फिर x की वैल्यू कितनी होगी, 14 होगी। तो मुझे x मिल गई, तो करना क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये एंगल C जो है ये देखना है। ठीक है, अब एंगल C कितना है, एंगल C है 3x माइनस 5। तो अगर एंगल C जो है वो 3x प्लस 50 है, सॉरी मैंने माइनस 5 बोल दिया था, तो ये 3 इंटू 14 प्लस 50, यानी कि ये मेरे पास हो जाता है 42 प्लस 50 यानी कि 92। ठीक है, अच्छा ये अगर 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 ये एंगल 92 है तो ये पूरा एंगल कितना होना चाहिए भाई, सीधी सी बात है, ये लीनियर पेयर है, आप क्या करोगे 180 में से 92 माइनस कर दोगे, तो आपको ये एंगल मिल जाएगा 90, सॉरी 98 नहीं, ये आपको एंगल मिल जाएगा 88। ठीक है, अब हो क्या रहा है, अपना ये एंगल और अपना ये एंगल जो है आपस में इक्वल है, बिकॉज सी एक बाइसेक्टर था, तो अगर पूरा एंगल जो है वो 88 का है तो ये दोनों एंगल 44 और 44 के बन जाएंगे। तो मेरा जो ये एंगल है कितना आ रहा है, वो आ रहा है 44 डिग्री, तो मेरा आंसर है सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ट्राइंगल से ही है, और ट्राइंगल में क्या हो रहा है, एक ट्राइंगल है हमारे पास ABC, और इस ट्राइंगल के अंदर जरा नाम लिख ले पहले, इस ट्राइंगल के अंदर एंगल बी और एंगल सी के बाइसेक्टर पी पे मीट करते हैं। तो भाई बी का बाइसेक्टर यहाँ आएगा और सी का बाइसेक्टर यहाँ आ जाएगा और ये पी पे मीट कर जाएंगे। ध्यान रखेंगे ये वाला पार्ट इसके इक्वल है और ये वाला पार्ट इसके इक्वल है। ठीक है, तो अगर 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 जो एंगल बी पी सी है, अगर ये एंगल जो है वो 102 डिग्री का है, तो बताओ कि एंगल ए कितना है। ठीक है, अब देखो ये कुछ ज़्यादा ही इजी है। इसमें हमें क्या करना है, अगर हम यहाँ पर ये देख लें कि हमें एंगल P जो है वो ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, और मुझे एंगल जो A है वो फाइंड आउट करना है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो फिर जो हमारा ये एंगल और ये एंगल है, मैं इनका सम फाइंड आउट कर सकता हूँ, मैं इनका सम फाइंड कर सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, मान लो कि इसको ज़रा सा हम थोड़ा डिफरेंटली शो करने के लिए मैं काम करता हूँ, रेड से यहाँ पर इससे x कर लेता हूँ और इससे y कर लेता हूँ। तो अब क्या समझोगे कि जो x प्लस वाई होगा प्लस 102 अगर कर दें तो ये 180 के इक्वल हो जाएगा। तो x प्लस वाई कितना आ रहा है, प्लस वाई जो आएगा वो आएगा 180 माइनस 102 यानी कि 78। इसका ज़रा ध्यान, यही है इस क्वेश्चन का सबसे मेन पार्ट। तो हमने x प्लस वाई निकाल लिया। अब देखो क्या करते हैं, अब जो मेरा ट्राइंगल ABC है इसमें भी तो तीनों ही एंगल्स का जो सम होगा वो 180 ही आना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक की बात बहुत नॉर्मल है। अब मुझे एंगल ए फाइंड आउट करना है, रही बात एंगल बी की है। अब यहाँ पर देख लो कि अगर ये वाला पार्ट मेरा x था तो ये पार्ट भी x हो गया, यानी कि एंगल बी जो है वो ट्वाइस ऑफ x हो गया। सिमिलरली अगर हम c की बात कर ले तो देखो c में ये y था तो ये भी y है, तो ये 2y हो गया। तो ये कुल मिला के मुझे मिल गया 180, यानी कि एंगल ए की जो वैल्यू है उसमें यहाँ पर अगर मैं 2 कॉमन निकाल लूँ तो इधर 180 बन जाता है। और बात ये है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये हम यहाँ फाइंड आउट कर चुके हैं, इसको हम रिप्लेस कर देंगे 70, तो ये हो गया 180। ठीक है, तो एंगल ए प्लस, अब 78 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हमारे पास जो है आ जाएगा 156, तो यानी कि 180। तो एंगल ए की वैल्यू आपको मिल जाती है कितनी, 24। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, इसमें हमें ट्राइंगल जो है वो सिमिलर दिए हुए हैं। जरा इसका बड़ा ध्यान रख लेंगे
कि अगर मुझे यहाँ पर ट्राइंगल ABC सिमिलर दिया हुआ है FDE से, तो इसका मतलब क्या है, इसको हम यूज कैसे कर सकते हैं। अब आगे हमें 1 2 3 और 4 लाइन के मेजरमेंट दिए हुए हैं और BC फाइंड आउट करना है। अब ध्यान रखने की वाली बात जो होती है यहाँ पर वो ये होती है कि जब आपको सिमिलैरिटी के साथ क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं तो जो साइड्स हैं उनको हमें सिमिलैरिटी क्राइटेरिया के हिसाब से लिखना पड़ता है। कहने का मतलब क्या है, देखो अगर मैं यहाँ से लाइन AB को देख रहा हूँ तो मुझे यहाँ से FD ही लेनी पड़ेगी, लाइन FD ही लेनी पड़ेगी क्योंकि वही उसके प्रोपोर्शनल होगी। कहने का मतलब अगर मैं यहाँ पर AB लिख रहा हूँ तो अपॉन में FD आए, ठीक है। अब यहाँ लगा दो इक्वल्स टू, अगर मैं यहाँ BC ले रहा हूँ तो यहाँ पर DE ही आ सकता है। क्यों? क्योंकि ये हमारी एक तरीके से कोरस्पॉन्डेंस कहलाती है। अगर आपने ये चीज करी होगी तो सिमिलैरिटी यानी कि सिमिलर ट्राइंगल और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में भी आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में ये चीज डिस्कस करी होगी। और एक और चीज यहाँ निकलती है AC, तो AC के सिमिलर यहाँ क्या बनेगा, कोरस्पॉन्डिंग यहाँ क्या बनेगा, FE बनेगा। ठीक है, सारा पोजीशन का खेल है, ठीक है ना, सारा पोजीशन का खेल है। हमने फर्स्ट टू लिए तो यहाँ से फर्स्ट टू लिए थे, यहाँ से लास्ट के दो लिए तो यहाँ से भी लास्ट के दो लिए थे, और यहाँ से पहला और तीसरा लिया तो यहाँ से पहला और तीसरा ही लिया था। अब जो भी बताए आप यहाँ पे लिख दीजिए। तो AB 9 है, FD मुझे 16 दिया हुआ है, BC मुझे फाइंड आउट करना है, DE की वैल्यू मुझे 12 दी हुई है। वैसे देखा जाए तो आगे इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतने से ही मेरा काम बन जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं 9/16 इंटू, सॉरी 9/16 इक्वल्स टू BC/12 कर दूं इंटू, अब हम बाद में कर देंगे। तो यहाँ पे 4 आ जाता है, यहाँ पे 3 आ जाता है, तो जो BC की वैल्यू है वो 27/4 हो जाती है। अब 27/4 हमारा ऑप्शन D है, ठीक है। तो जो सिमिलैरिटी वाली बात है बस इसका ध्यान रखना है, बाकी ये तो बच्चों वाला खेल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ABCD क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है इसका बहुत ध्यान रखना। कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में सबसे पहले तो मेरे पास एक सर्कल है और इस सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। साइक्लिक का मतलब ही ये होता है कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल आप बनाओगे जिसके जो वर्टिसेस हैं वो सर्कल को टच करती हैं इंटरनली। अब इसका नाम है ABCD, चलिए लिख लिया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, AD और BD और AC इसके डायगोनल है जो कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं E पर। चलिए इतना भी हो गया। अब ये क्या कह रहा है, ये कुछ और चीज मेंशन करता है कि एंगल BEC 128 है। एंगल BEC बेटा देखो यहाँ पर है, ये 128 है। और एंगल ECD, अच्छा ECD यानी कि यहाँ ये 25, ठीक है। और फाइंड करना है BAC, एंगल BAC यानी कि ये वाला एंगल आपको फाइंड। चलिए ठीक है, देखते हैं क्या हो सकता है। अब बात यहाँ पे सारी जो आती है वो सिर्फ इसके ऊपर आती है कि आपको सर्कल्स की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। सर्कल की प्रॉपर्टीज यहाँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सर्कल की प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर चला जाए तो देखो भाई, अगर ध्यान से देखना, मैं यहाँ पर दो एंगल हाईलाइट कर रहा हूँ, एक ये और दूसरा ये, ठीक है। ये दोनों ही एंगल्स जो हैं वो AD से बन रहे हैं। अब अगर आपको याद हो, इसे हम कहते हैं एंगल इन सेम सेगमेंट। तो अगर ये 25 है तो ये भी 25 हुआ क्योंकि एंगल इन सेम सेगमेंट इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये एंगल 25 मिल गया। अब अगर ये 25 है तो फिर मैं ये भी जानता हूँ कि मैं ये एंगल फाइंड आउट कर सकता हूँ क्योंकि ये 128 दिया हुआ है। तो अपना ये वाला एंगल जो होगा वो 52 बन जाएगा, ठीक है। तो बचता क्या है, अब देखो इसको बाहर निकाल के रख लो यहाँ पर। ये A है, ये B है और ये E है। आपको ये एंगल पता है, ये एंगल पता है और ये एंगल निकालना है। 180 में से माइनस कर दो प्लस करके। तो अगर मैं 180 में से 52 प्लस 25 को प्लस करके सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो मेरे पास में यहाँ पर ये 7 आ जाएगा, ये भी 7 आ जाएगा। आंसर हो गया 103, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब क्या है, फिर एक ट्रायंगल है हमारे पास ABC, ठीक है, और D है BC पर।
बट कंडीशन के साथ है कि ए बी अपॉन ए सी जो है, ध्यान रखेंगे जरा यहाँ पर देखो, ए बी अपॉन ए सी जो है, ए बी अपॉन ए सी जो है वो बी डी अपॉन डी सी के इक्वल है, और एंगल बी 75 है और एंगल सी 40, ठीक है, और आपको एंगल बी ए डी निकालना है, ये एंगल। अच्छा, अब होगा क्या, किस तरह से होगा, अब यहाँ पे आप ये एक चीज ये देख लो कि जब भी आपको किसी ट्राइंगल में, ठीक है, किसी ट्राइंगल में ये कहा जाए कि भाई बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दी, और मान लो कि ये P है, ये Q है, ये R है और बीच में S है, अगर दो साइड्स का रेशियो यानी कि पी क्यू अपॉन क्यू आर जो है वो इक्वल दिया हुआ है क्यू एस अपॉन एस आर के, तो ये इस बात के लिए वैलिड होगा कि भाई जो ये पी एस है, ये जो पी एस है वो एंगल बाइसेक्टर है पी की, ठीक है, ये पी एस है, ये एंगल बाइसेक्टर है पी की, यानी कि ये दोनों ही एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब अगर इसी प्रॉपर्टी को इधर लगाया जाए तो ये भी एक्स है और ये भी एक्स है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें यही चीज दी है कि जो ए बी अपॉन ए सी है वो बी डी अपॉन डी सी के, ए बी अपॉन ए सी जो है वो बी डी अपॉन डी सी के। तो अगर ऐसा था तो हमने इस प्रॉपर्टी के हिसाब से कहा कि भाई एंगल ए का बाइसेक्टर एडी हो गया तो दोनों एक्स हो गए। अब बहुत सिंपल सी बात है कि इन सभी को ऐड करके देखो भाई ये पूरा एंगल 2x हो गया, ठीक है, तो मैं इसको x प्लस एक्स ना लिख के सीधा 2x ही लिख देता हूँ, तो फिर 2x प्लस 75 प्लस 45 कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। घूम फिर के सारी कहानी जो है वो एंगल सम प्रॉपर्टी पे ही आकर रुक जाती है, तो 75 और 45, ठीक है, तो ये मेरे पास में हो गया 120, तो मेरा आंसर हो गया 60 डिग्री, किसके लिए, 2x के लिए, निकालना क्या है, x निकालना है, तो वो हो गया 30 डिग्री, ये है मेरा आंसर। तो इसमें ये बात ध्यान रखेंगे, क्या बात, जो एंगल बाइसेक्टर होती है, ठीक है, वो ड्रॉ करी जाए तो साइड्स के रेशियो जो है वो इस तरह से आपस में कोरिस्पॉन्डिंगली बिहेव करना शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या बन रहा है, तो एक ट्राइंगल एबीसी है, चलिए फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। और इसमें एंगल बी ए सी जो है वो 90 है। तो अब क्या हो रहा है, चलिए इसको ठीक है, चलो कोई ऐसे करते हैं। अब यहाँ पर ए ए डी एक और दिया हुआ है, ये भी यहाँ पे 90 है, और मुझसे बोला हुआ है कि जो बी डी है वो 4 है और सी डी जो है वो 5 है, तो ए डी की वैल्यू निकालो। तो वो जब भी ऐसा कुछ बने कि आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है, ठीक है, यहाँ 90 है, और आपने यहाँ से एक और परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ कर दिया। अब मान लो कि इसकी लेंथ x है, ये a लेंथ का है और ये b लेंथ का है, और आपको x जो निकालना है वो सीधा अंडर रूट ए बी हो जाएगा। इसको याद रख लो, क्योंकि अभी मैं इसको अगर रिजल्ट को निकाल के दिखाऊंगा तो इसमें काफ़ी वक्त लगने वाला है, क्योंकि क्या करना पड़ता है, हमें यहाँ पे सिमिलैरिटी करनी पड़ती है दो अलग अलग ट्राइंगल्स की 2 बार, उसके बाद में रिजल्ट निकल के आता है। बट आप यहाँ पे सीधा इसका ध्यान रखो, राइट एंगल ट्राइंगल है और 90 वाले एंगल से ही एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो जो इस परपेंडिकुलर की लेंथ होती है वो इन दोनों के लिए ही मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आ जाती है। तो अगर x जो है वो रूट ए बी के इक्वल है और मेरे पास a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 5 है, तो अंडर रूट 4 इंटू 5 आप करके इसको अंडर रूट 20, जो कि कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 5, सी इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, फिर से ट्राइंगल एबीसी है मेरे पास, और हुआ क्या है, इन्होंने बड़ी सुंदर चीज दी है, इन्होंने बोला कि भाई एंगल ए में से एंगल बी माइनस करो तो 33 आता है, और एंगल बी में से एंगल सी माइनस करो तो 18 आता है। तो बताओ कि स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट एंगल का सम कितना है। तो देखो भाई, अब यहाँ से अगर ऐसा कुछ करना ही है तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एंगल ए की वैल्यू को फाइंड कर लेता हूँ एंगल बी की फॉर्म, और यहाँ से एंगल सी की वैल्यू को भी फाइंड कर लेता हूँ एंगल बी की फॉर्म, ठीक है, दोनों काम कर लिया हमने यहाँ पर। तो फिर अब ध्यान से देखो, मैं कह सकता हूँ कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी 90 है, सॉरी 180 है, एंगल ए की वैल्यू मैंने लिखी है 33 प्लस एंगल बी, ठीक है, और एंगल बी तो मुझे ऐसे ही रखना है, एंगल सी एंगल बी माइनस 18। तो क्या ध्यान रखा है, क्या करा है हमने,
तीनों की वैल्यू बी की फॉर्म में ही लिख ली, ए की वैल्यू बी की फॉर्म में निकाली, सी की वैल्यू बी की फॉर्म में निकाली। अब मेरे पास जो भी ये इक्वेशन टाइप बन रहा है इसमें सिर्फ बी अननोन है और इक्वल टू में है मेरे पास 180। तो भाई थ्राइस ऑफ एंगल बी जो है वो 180। अब इसको आप इस तरफ शिफ्ट कर देंगे तो ये मेरे पास बचेगा 15। ठीक है, तो एंगल बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 165/3। तो ये बन जाता है 55। एंगल बी जो है वो बन जाता है 55। ठीक है, एंगल बी जो है वो बन जाता है 55। अब क्या कह रहा है ये, मुझे यहाँ पर तीनों एंगल की वैल्यू देख लेनी है, एंगल ए की, एंगल बी की और एंगल सी की। तो एंगल ए क्या बन रहा है, एंगल ए को देखो यहाँ से बी में 33 ऐड करो तो ये हो गया 88। एंगल बी ऑलरेडी 55 बन चुका है और एंगल सी में क्या हो रहा है 55 में से 18 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये मेरे पास बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये बन जाना चाहिए मेरे पास 7 और 3। तो अब यहाँ पर लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट एंगल आपको ये दिखाई पड़ रहे हैं, इन्हीं का डिफरेंस लिखना है, तो ये आ जाएगा 51। ठीक है, सॉरी सॉरी, डिफरेंस नहीं, सब इसको ऐड करना है, तो 88 प्लस 37, आंसर है 125। तो ये आपको इसका आंसर क्या जाएगा 125। तो ये आपको यहाँ देखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास कि भाई थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 6 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। तो फिर ये क्या कह रहा है कि भाई जो वो मिनिमम इंटीग्रल वैल्यू हो सकती है एक्स की वो क्या है। अब देखो फिर यहाँ पे एक बात फिर से वही आ गई है, ऐसे कुछ हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है कि किसी भी ट्राइंगल में अगर आपको 3 साइड्स दे रखी हैं तो उनमें क्या होता है, कोई भी 2 साइड्स का अगर सम निकालें वो थर्ड से ग्रेटर ही होना चाहिए। तो अगर मुझसे ये एक्स की बात कह रहा है तो मैं क्या कहता हूँ कि भाई अगर मैं 6 प्लस एक्स ले लूँ तो ये 10 से ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से x जो है वो 10 माइनस 6 के अकॉर्डिंगली जो है ग्रेटर देन 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 आ जाएगा, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 से बड़ी मिनिमम इंटीग्रल वैल्यू कौन सी होगी 5। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन होना चाहिए। तो ट्राइंगल में एक पॉइंट दिया हुआ है डी और एंगल एडीसी, तो फिर कुछ यहाँ पर जो है वो इक्वल है एंगल बीएसी के। ठीक, और आपको सी ए कहा हुआ है यानी कि ये वाली साइड 12 और सी बी यानी कि ये वाली साइड 8। तो बताओ कि सी डी कितना होना चाहिए। ठीक है, तो फाइंड आउट करना है कि सी डी कितना होना चाहिए। अब देखो आपको इस ट्राइंगल के अंदर बस जरा इसको एक इस डायग्राम में देखो। क्वेश्चन हमारा फिर से सिमिलैरिटी से ही आया है। अब अगर ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, अब दो ट्राइंगल ले लो, एक ट्राइंगल ले लो यहाँ से ए बी सी और दूसरा ट्राइंगल आप यहाँ से ले लो ए डी सी। ठीक है, अब इनको सिमिलर कर दो, तो देखो ये तो आपको ऑलरेडी इक्वल दिए ही हुए हैं। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि भाई एंगल 2 जो है वो एंगल 1 के इक्वल है, ये काम आपको वैसे करना नहीं पड़ेगा एग्जाम में, अगर आपको सिमिलरिटी आ रही तो खुद समझ जाओगे। और ये जो एंगल सी है ये दोनों में ही आता है, तो अपने ट्राइंगल सिमिलर बन जाते हैं। लेकिन बात सारी यहाँ पर यह आती है कि आप सिमिलैरिटी कैसे लिखते हैं। अगर आपने सिमिलैरिटी सही लिखी है तभी इसका आंसर सही आएगा। अब सिमिलैरिटी का मतलब क्या है, देखो ये ए बी सी ये 3 स्पेसेस है, मैं यहाँ पे ये 3 स्पेस बना के छोड़ दे रहा हूँ, लेकिन इन 3 स्पेस को ध्यान से भरना है। कहने का मतलब अब पहले इसको देखो, दोनों ट्रायंगल में एंगल सी इक्वल है, तो फर्स्ट में जहां एंगल सी लिखा है सेकंड में वहीं पर एंगल सी आना चाहिए, पहली बात। फिर अब देखो एबीसी ट्रायंगल का जो एंगल 2 है यानी कि एंगल ए है वो दूसरे ट्रायंगल के डी के इक्वल है, तो जहां ए लिखा है फर्स्ट प्लेस पर वहीं पर डी आना चाहिए। अब यहाँ पे कौन बच गया, ए बच गया। ठीक है, अब इसी के हिसाब से मैं सिमिलैरिटी लिखूंगा। ठीक है, अगर सिमिलैरिटी लिखता हूँ तो कैसे, हमने जैसे हमने पीछे किया था अभी उसी के अकॉर्डिंग चले, तो ए बी और डी ए आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग होंगे, तो ए बी अपॉन डी ए होना चाहिए।
और BC और AC, तो फिर BC अपॉन AC होना चाहिए। तो तीसरा क्या होगा, तीसरा हमने क्या बताया था, AC और DC। तो यहाँ पर AC और यहाँ पर DC। अब फिर वही बात, जो पता है वो पुट कर लो। तो देखो भाई AB हमें नहीं दिया तो उसको हम नहीं लिखने वाला है यहाँ पर। DA की वैल्यू वो भी हमको यहाँ पर नहीं दी हुई है, छोड़ देते हैं इसको। अब BC की बात की जाए तो BC मुझे 8 दिया हुआ है, AC मुझे 12 दिया हुआ है, इज इक्वल टू यहाँ भी AC ही लिखा है और मुझे DC फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगी। तो अगर DC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये 12 इंटू 12 में 8 बन जाती है। ठीक है, तो इसे आप कैंसिल आउट कर दो और आपको आंसर जो है वो मिल जाएगा। तो मेरा आंसर यहाँ बन जाता है 1868। तो सारी बात जो है वो सिमिलैरिटी की निकल के आती है, जिसमें भी इम्पोर्टेंट स्टेप जो है वो कॉरेस्पॉन्डेंस किस तरह से लिखनी है इसके ऊपर आके बैठती है। ठीक है, चलिए तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आज के लिए इतने ही क्वेश्चन है। फिर अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस हम ज्योमेट्री से भी लाएंगे, लेकिन अब एक नया टॉपिक और इंट्रोड्यूस कर देंगे आप लोगों के लिए। और तब तक के लिए आप और वीडियोस जो हमने पुटअप कर रखी हैं, कुछ एक दो वीडियो साइंस की हैं और एक मैथ्स की भी हैं, आप उनको देखिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। एंड थैंक यू सो मच।